गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। मनीषा, योगेश, तेजदार, अतुल, प्रियंका, कोमल, विपिन, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, बबीता, प्रवीण कुमार, विपिन, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, जय हिंद। रोहित कुमार। बच्चों, लास्ट हमने कल डिस्कस किया था झीलों को। लेक्स ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे, भारत की झीलें, और अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए एक नया टॉपिक फिर हम शुरू करेंगे। काफी दिन हो चुके हैं मेरे दोस्त पानी की बातें करते हुए, है ना। तो हमने लास्ट में बच्चों राजस्थान की झीलों को पढ़ा था। राजस्थान की झीलों के अंदर एक झील और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लूनकरणसर झील। यदि आपसे कोई पूछ लेना कि लूनकरणसर झील कहाँ है, तो बेटा आप लोगों को बोलना है कि वो भी राजस्थान की ही झील है। तो एक झील का नाम और याद रखेंगे आप राजस्थान के अंदर, और इस झील का नाम है लूनकरणसर। ठीक है, लूनकरणसर लेक। और बच्चों ये भी आपकी कहाँ की लेक है? राजस्थान की लेक है। राजस्थान की ये क्या है? झील है। राजस्थान के ठीक नीचे आ जाता है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर कौन कौन सी जिले हैं हमारी? तो गुजरात के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बच्चों एक झील का नाम है नल सरोवर। तो यहां पर एक झील का नाम याद रखना है आपको, नल सरोवर झील। नल सरोवर लेक। एक लेक है यहां पर उकाई लेक। हमने उकाई डैम भी पढ़ा। तो एक आप लोगों को ध्यान रखना है उकाई झील। बेटा एक झील का नाम है सूर सागर झील। कौन सी झील है? सूर सागर झील। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि बताइएगा सूर सागर जो लेक है ना, वो कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो सारे के सारे बच्चों को बोल देना है कि ये गुजरात की झील है। कहाँ की झील है बेटा? गुजरात की झील है। ठीक है। एक जो झील है वो है हमीरसर। बड़ी इंपॉर्टेंट झील है, सटार लगा लेना, पेपर में कई बार पूछी जाती है हमीरसर झील। कि हमीरसर झील जो है वो कहाँ पर है। इसके अलावा गुजरात के अंदर एक झील और याद रखो, तो कंकरिया झील। कौन सी झील याद रखेंगे? कंकरिया झील। कंकरिया झील भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गुजरात राज्य के अंदर मेरे दोस्त ये स्थित है। इसके अलावा एक झील और गुजरात की लास्ट याद रख लेना, उसको हम नारायण सरोवर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नारायण सरोवर हम बोल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक और सरोवर याद रख लेना गुजरात के अंदर, उसका नाम होगा बेटा नारायण सरोवर। बस इन 6 झीलों के अलावा आपसे कोई और झील गुजरात की पूछने वाला वो है नहीं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी झील हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो झील आपको पढ़ने को मिलेगी बच्चों, उसका नाम होगा लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। बेटा ये लोनार नाम की जो झील है ना, ये आपकी बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर बुल्डाना, बुल्डाना जिला। तो जिला कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? बुल्डाना। और स्टेट कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है ना। ये जो लोनार झील है ना, इस झील को लेकर बच्चों अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ लोगों ने बोला है कि इस झील का जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड गिरने से हुआ है।
ठीक है, कोई उल्का पिंड है जो महाराष्ट्र की धरती के ऊपर, बच्चों पहले तो ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड ही होता था। तो जब ये गोंडवाना लैंड होता था ना, तो गोंडवाना लैंड की धरती के ऊपर एक उल्का पिंड गिरा, और ये उल्का पिंड गोंडवाना लैंड की जिस धरती पे गिरा था बच्चों, वो बुल्डाना जिले की धरती थी, जहां पर आज कौन सी झील बनी हुई है, लोनार झील। तो उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है, उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड को हम इंग्लिश में मेट्रोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है इस लेक का, वो किसके कारण हुआ है, मेट्रोइड्स के कारण हुआ है, उल्का पिंड गिरने से ये झील बनी है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था। ठीक है, और ज्वालामुखी फटा था तो बच्चों ज्वालामुखी का जो मुंह होता है वो आपका क्रेटर कहलाता है। तो ये जो लेक है ना, ये क्रेटर लेक का उदाहरण है, क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। और क्रेटर जो झील होगी उनका निर्माण किससे होगा मेरे दोस्त, ज्वालामुखी से। तो इसको हम वोल्केनिक लेक भी बोल देंगे, वोल्केनिक लेक, ज्वालामुखी से निर्माण, या हम ये भी बोल सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील आपकी कौन सी है, लोनार झील। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन आपसे बच्चों दोनों बातें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा लोनार झील जो है वो किस प्रकार की लेक है। तो या तो ऑप्शन में मिलेगा आपका वोल्केनिक, या मेरे दोस्त मिलेगा उल्का पिंड गिरने से। ठीक है ना, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट जो झील है मेरे दोस्त, वो यही है। ठीक है, एक झील और याद रखना चाहो तो एक छोटी सी झील और है, मुंबई के अंदर है वो झील, इसका नाम है पोवई झील। कौन सी झील है ये, पोवई। तो छोटी सी ये लेक है मुंबई के अंदर जिसका नाम है पोवई लेक। कौन सी लेक, पोवई लेक। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी, कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर बच्चों कौन कौन सी झील अपने को पढ़ने को मिलती है। कर्नाटक के अंदर दो झील आपको याद रखनी है। ये हमारा कर्नाटक है, तो कर्नाटक के अंदर बेटा आपको दो झील याद रखनी है। कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर एक झील का नाम है बेलांदूर। कौन सी लेक है बेटा, ये बेलांदूर लेक है, बेलांदूर झील। ठीक है ना, तो बेलांदूर लेक आपकी कौन से राज्य में होगी, कर्नाटक में होगी। और एक कर्नाटक के अंदर याद रखनी है झील पंपा सरोवर के नाम से। कौन सा सरोवर है ये, पंपा सरोवर है। ठीक है, तो पंपा सरोवर के नाम से आप लोगों को ये झील याद रखनी है। ठीक है, याद रख लोगे, रख लेंगे सर, खाकी वर्दी पहननी है तो बेटा याद रखने पड़ेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है। आप 3-4 बार इनको पढ़ोगे ना तो ये अपने आप दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमें सिर्फ पहचान बनानी है, क्या बनानी है, पहचान। ठीक है ना, जिक्के के अंदर चीजों को रटना नहीं होता कि पूरा का पूरा नाम ही अपने को रटना है। बेटा अपने को याद रखना है कि कर्नाटक में पंपा है, कर्नाटक के अंदर बेल्ला है, बेल्ला से बेलाम्बूर हो जाएगा, और पंपा से पंपा सरोवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंपा सरोवर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ नाम है। अब इसमें क्या समझाया जाएगा, बस से समझा दिया मैंने कि लोनार झील जो है वो किससे बनी है, उल्का पिंड गिरने से। बेटा ये तो नाम है कर्नाटक के, और हम कर्नाटक में पैदा नहीं हुए, इसलिए अपने को ये नाम थोड़े से अटपटे लगते हैं। जैसे आप हरियाणा में पैदा होते तो आपको हरियाणा की झीलों के बारे में पता है, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हो रखे हो तो उत्तर प्रदेश की झीलों का पता है, आप उत्तराखंड में पैदा हो रखे हो तो उत्तराखंड। लेकिन यदि आप किसी दूसरे राज्य की झीलों को याद कर रहे हो तो वहां का कल्चर, वहां की भाषा, बच्चों वहां का वातावरण हमसे अलग है, इसलिए वहां के नाम भी हमें अलग अटपटे लगते हैं। लेकिन 2-3 बार इनको पढ़ेंगे, इनकी थोड़ी सी पहचान बनाएंगे तो ये दिमाग में आराम से सेट हो जाएंगे। ठीक है ना,
ये इसमें कोई समझने का मैटर ही नहीं है। बस याद रखना, कर्नाटक में दो झील हैं, महाराष्ट्र के अंदर मैंने दो झील पढ़ाई है, एक लोनार झील एक पोवई झील। बच्चों गुजरात के अंदर छह झील पढ़ाई है। याद रख लेना, जिस भी झील के नाम के पीछे सरोवर है बच्चों वो गुजरात के अंदर है। नल सरोवर है, मतलब सरोवर है, या नारायण सरोवर है। ठीक है, साथ के साथ उकाई बांध हम पढ़ ही चुके थे। बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है ये आपकी हमीरसर लेक। हमीरसर लेक जो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और एक लेक है कंकरिया, कौन सी लेक है, कंकरिया लेक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केरल की। समझने का टॉपिक तो ये है ही नहीं, ये तो सारा का सारा स्टैटिक पार्ट में करवा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। बेटा ये है आपका केरल, और केरल के अंदर आप लोगों को झील याद रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट झील याद रखेंगे वेम्बनाद झील। कौन सी झील सबसे इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाद। वेम्बनाद झील, ठीक है ना। तो वेम्बनाद जो झील है बेटा, ये आपको याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील, तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाद झील है। इसको हम लॉन्गेस्ट लेक बोल देंगे। कौन सी लेक बोल देंगे इसको हम, लॉन्गेस्ट लेक इसे हम बोल देंगे। ठीक है बेटा, हम बात करें तो ये वेमनाथ झील जो है इसकी टोटल लेंथ आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी है, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी ना वो 96.5 किलोमीटर होगी। आपसे पूछ ले कि भाई इसकी टोटल लेंथ बता दो तुम, तो आप बता दोगे 96.5 किलोमीटर है। बच्चों यदि ये लंबी झील है तो इसका मतलब यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिताएं भी आसानी से आयोजित करवाई जा सकती हैं। तो नौकायान प्रतियोगिताएं मतलब किश्तियों की जो दौड़ है, नौकायान जो प्रतियोगिताएं हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम से बच्चों यहाँ पर ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू नौकायान ट्रॉफी वो कौन सी झील में आयोजित की जाती है, वेमनाथ झील के अंदर। तो नौकायान प्रतियोगिताएं आयोजित कौन सी झील के अंदर, वेम्बनाथ झील के अंदर। बेटा ये जो वेम्बनाथ नाम की झील है ना, इसी झील के ऊपर एक द्वीप भी अपने को पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। तो आपसे पूछ ले कि वेलिंगटन नाम का जो द्वीप है वो कौन सी झील के अंदर है, स्थित है। तो केरल का द्वीप है वेलिंगटन, वेलिंगटन आइलैंड। और वो कौन सी झील में है बेटा, वो आपको याद रखना है, इसी झील के अंदर स्थित है। ठीक है ना, वेम्बनाथ झील के अंदर ही स्थित है। इस वेम्बनाथ झील के अंदर बच्चों आपको ये भी याद रख लेना है कि दो नदियां पानी गिराती है। एक तो हमने केरल की महत्वपूर्ण नदी पढ़ी, पेरियार नदी। कौन सी नदी, पेरियार नदी। और पेरियार नदी के साथ साथ मैंने एक नदी आपको पढ़ाई थी, पंबा नदी। कौन सी नदी, पंबा नदी। तो पेरियार नदी और पंबा नदी बच्चों कौन सी झील के अंदर गिरती है, याद रखिएगा। पंबा नदी और पेरियार नदी जो अपना मुहाना बनाएगी वो अरब सागर में, और अरब सागर की कौन सी झील, ये आपको याद रख लेना है, इसका नाम है मेरे दोस्त वेम्बनाद लेक। कौन सी लेक, वेम्बनाद लेक। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको वेम्बनाद झील से जुड़े हुए याद रखने हैं केरला के अंदर। ठीक है, और केरला के अंदर कौन सी झील याद रखोगे, केरला के अंदर याद रखोगे बच्चों संस्थाम कोटा, संस्थाम कोटा झील। ठीक है ना, इंग्लिश में बच्चों इसको ऐसे ही लिखेंगे, संस्थाम, संस्थाम कोटा लेक। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, आप बोलेंगे केरल के अंदर है। बेटा केरल के अंदर और कौन सी झील याद रखनी है, अष्टमुदी, अष्टमुदी लेक। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, अष्टमुदी झील कौन से राज्य में है, ये भी केरला के अंदर है। अष्टमुदी जो लेक है आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे केरला के अंदर। तो केरला के अंदर कितनी झील मैंने पढ़ाई, 3 झील आपको पढ़ाई है। ठीक है, अब हम जो चर्चा करेंगे वो तमिलनाडु की करेंगे। तो बेटा ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो झील है वो पुलिकट झील है। कौन सी झील है तमिलनाडु के अंदर, पुलिकट झील है। ठीक है ना, तो ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर याद रखना है
एक तो ऊटी झील आपको याद रख लेनी है, ऊटी। ऊटी बच्चों यहाँ हिल स्टेशन है, नीलगिरी पहाड़ियों का हिल स्टेशन है ऊटी, जिसको उड़ंग मंडलम बोलते हैं। तो ऊटी झील याद रख लेंगे। ऊटी झील के साथ साथ है एक हिल स्टेशन और मैंने आपको बताया था, कोडाई कनाल। पालने की पहाड़ियों के ऊपर मैंने आपको एक हिल स्टेशन पढ़ाया था, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल हिल स्टेशन, ठीक है। तो ऊटी झील, कोडाई कनाल झील मेरे दोस्त, ये दोनों की दोनों कहाँ होगी, तमिलनाडु के अंदर। और एक झील याद रख लेंगे यहाँ पर, पुलिकट। पुलिकट झील। पुलिकट झील, ठीक है। तो ये तीन झीलों के नाम, अब तीनों में से दो तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ही रखे हैं। कोडाई कनाल नाम का हिल स्टेशन मैंने पालने की पहाड़ियों के ऊपर आप लोगों को तमिलनाडु राज्य में बताया। बेटा ऊटी हिल स्टेशन मैंने आपको बताया, तो ऊटी और कोडाई कनाल तो आपने पहले सुन ही रखा था। एक झील याद रखनी है, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहां पर होगी, तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहां आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं? तो बच्चों ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो बेटा आंध्र प्रदेश की झीलों में एक तो आपको याद रखना है पुलिकट। सर जी ये क्या मामला हुआ, पुलिकट आपने तमिलनाडु में भी पढ़ा दिया है, पुलिकट आप आंध्र प्रदेश में भी पढ़ा रहे हो। तो बेटा ये दोनों राज्यों के अंदर फैली हुई है, ठीक है। तो पुलिकट झील एक ऐसी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। सर जी पेपर में दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो हम आंसर क्या करेंगे? बेटा दोनों के दोनों यदि ऑप्शन में आ जाएं तो आप लोगों का जो आंसर बनेगा ना, वो आंध्र प्रदेश बनेगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही पढ़ने को मिलेगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर ही, ठीक है ना। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। तो इसका 80% भाग बच्चों आंध्र प्रदेश में है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये पुलिकट नाम की जो झील है बच्चों, ये आपकी लैगून लेक है, और सेकंड लार्जेस्ट लैगून है ये इंडिया का। सेकंड लार्जेस्ट लैगून। लैगून का मतलब होता है समुद्र के खारे पानी से बनी झील, उसको हम क्या बोल देते हैं, लैगून बोल देते हैं। मतलब समुद्र के खारे पानी से बनी झील जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आपको बनी हुई नजर आएगी, उसी को हम लैगून बोलते हैं। तो बच्चों ये दूसरा सबसे बड़ा लैगून है भारत का। तो पहला कौन सा होगा, चिल्का। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून। तो लैगून शब्द का मतलब समझ चुके हो कि तटीय क्षेत्र के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर समुद्र के खारे पानी से बना हुआ गड्ढा, बनी हुई झील, उसे हम क्या बोल देते हैं, लैगून बोल देते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। बच्चों हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक और झील याद रख लेनी है, कोलेरू। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पेपर में बार बार पूछी जाती है कि कोलेरू नाम की जो झील है कहाँ पर है। आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाइएगा बच्चों, बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर भी आप लोगों को एक झील याद रख लेनी है जिसका नाम है हुसैन सागर। तो आपसे कोई पूछ ले कि तेलंगाना के अंदर कौन सी झील है, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पर बच्चों राज्य बना था। और तेलंगाना राज्य के अंदर एक झील आपको याद रखनी है जिसका नाम है हुसैन सागर। हुसैन सागर लेक, ठीक है। बेटा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये हुसैन सागर लेक जो है ये दो शहरों के बीच में स्थित है। और वो दो शहर कौन से हैं? एक का नाम है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद।
और एक शहर का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद तो तेलंगाना की कैपिटल है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दो शहरों के बीच में स्थित आपकी झील कौन सी होगी? हुसैन सागर झील होगी। तेलंगाना राज्य के अंदर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। मध्य प्रदेश के अंदर एक झील याद रख लेनी है, गांधी सागर झील। गांधी सागर, और गांधी सागर जो झील है, ये आपकी कहां पर होगी? मध्य प्रदेश में। और इस झील के अंदर जो पानी है मेरे दोस्त, वो चंबल नदी का पानी है। कौन सी नदी का पानी है? चंबल नदी का पानी है, ठीक है ना। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है, और राणा सागर, जवाहर सागर, ये दोनों के दोनों राजस्थान की झील भी हैं और बांध भी हैं, ठीक है, जिसको हमने बांधों में भी पढ़ लिया था बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर आपको कौन सा प्रदेश नजर आएगा? उड़ीसा। ये है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर कौन सी झील याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट झील है मेरे दोस्त, चिल्का। कौन सी झील है सबसे इंपॉर्टेंट? चिल्का झील है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ये चिल्का झील कहाँ है, तो आप बोल देंगे उड़ीसा के अंदर है। बेटा ये जो चिल्का झील है ना, ये आपका लार्जेस्ट लैगून है। लार्जेस्ट लैगून ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा लैगून। और लैगून है तो इसका मतलब जल का टेस्ट कैसा होगा बेटा? खारा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा लैगून है, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील मेरे को बताओगे आप? खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील तो मैंने बता दी है चिल्का, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील, इनलैंड लेक, लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया, तो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील आपसे कोई पूछ ले तो वो आपको बोलना है चिल्का है। बच्चों साथ के साथ ये ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है ये, ठीक है। तो चिल्का जो है ना, ये ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन नेवी का। ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र बच्चों कहाँ है? चिल्का के अंदर ही है। चिल्का उड़ीसा के अंदर। चिल्का उड़ीसा के अंदर भारतीय नौसेना का बेटा क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? सर एक झील और बता दीजिएगा बेटा। एक झील और याद रखना चाहो तो उड़ीसा के अंदर एक झील और है, जिसका नाम है अनसुपा। अनसुपा लेक। तो आपसे कोई पूछ ले कि अनसुपा नाम की जो झील है वो कहाँ पर, तो आप लोग बोलेंगे वो उड़ीसा के अंदर है। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो अनसुपा लेक उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर दो झील याद रखनी है। एक चिल्का सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सबसे बड़ा लैगून है, और इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप अनसुपा झील भी बता सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे अब सिक्किम की। सिक्किम के अंदर बच्चों दो झील आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये है छोटा सा सिक्किम, और सिक्किम के अंदर इन दो झीलों के नाम याद रखने हैं। एक का नाम है गुरु डोंगमर। गुरु डोंगमर झील। और बेटा एक झील का नाम है चोलामू झील। चोलामू झील, ठीक है। ये जो चोलामू नाम की झील मैंने आपको पढ़ाई सिक्किम के अंदर, ये आपका सिक्किम है। बेटा ये चोलामू नाम की जो झील है, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील।
तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे चोलामू झील। और इसी झील से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? इसी झील से नदी निकलती है तीस्ता। तो हम बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ तीस्ता रिवर। इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं कौन सी रिवर का? तीस्ता रिवर का। तो तीस्ता रिवर बेटा कौन सी लेक से निकलती है? चोलामू लेक से, जो कहाँ पर लोकेटेड होगी? सिक्किम राज्य के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? सिक्किम राज्य के अंदर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिएगा, अब बात करते हैं आसाम की। बेटा ये है आसाम, और इस आसाम के अंदर एक झील याद रख लेनी है जिसका नाम है चपनाला। चपनाला झील। तो चपनाला झील आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे आसाम के अंदर है सर। कहाँ है? आसाम के अंदर। बेटा ये जो आपका स्टेट है ये मेघालय है, मेघालय के अंदर। ठीक है, हम बात करें बच्चों, तो ये आपका कौन सा स्टेट है? मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है लोकटक। तो लोकटक जो झील है ये कहाँ पर है गुरुजी? लोकटक झील है मणिपुर के अंदर। लोकटक झील जो मणिपुर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये कैसी लेक है? एक तो बच्चों इस झील को हम लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर बोलते हैं। तो इसका एक पॉइंट तो ये याद रख लेना कि इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर मेरे दोस्त इसे हम बोलते हैं। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। दूसरा इसका पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी बच्चों झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, हम बोल सकते हैं पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील। पूर्वी भारत की ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा? लोकटक हो जाएगी। ठीक है, और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर इतनी याद कैसे करेंगे? तो बेटा इतने बच्चों में से नौकरी भी तो आपको लगना है, नहीं लगना है? अब मान के चलिएगा टोटल 10 झील पेपर में आती होती, तो वो 10 झील आप याद भी कर लेते, तो वो क्या सिर्फ आप ही याद करके जाते? वो तो पूरा भारत जो पेपर देने आएगा दिल्ली पुलिस का, वो 10 झील तो उन सबके भी याद होगी। सबके याद कौन सी नहीं होंगी? ये झील याद नहीं होंगी। तो जिनके ये याद होंगी बच्चों वही तो खाकी वर्दी पहनेगा। ठीक है ना, तभी तो नौकरी लगना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है बच्चों, बल्कि दायां बायां दोनों पैर पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, और लगातार पढ़ाई के साथ अपने को बने रहना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मान के चलिएगा टोटल 15-20 पेज पढ़ने से ही यदि नौकरी आती होती तो अपना नंबर कहाँ आता बच्चों? है ना। हाँ, ये हमने भूटान वाला भर दिया मेरे दोस्त, कोई ना, एक ही बात है, नीचे वाला आसाम है। ठीक है ना, ये लीजिएगा भाई। ये बेटा आसाम है। ठीक है, तो ये भूटान देश की ज़मीन के अंदर हमने चपनाला झील बना दी थी। अब इसको ठीक कर लीजिएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लोकटक झील के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनता है कि इस झील के अंदर बच्चों विश्व का एकमात्र पानी में तैरता नेशनल पार्क है। विश्व का पानी में तैरता तैरता एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम है कैबूल लामजाओ। इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? कैबूल लामजाओ।
बच्चों स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी झील के अंदर दुनिया में पानी में तैरता नेशनल पार्क स्थित है, तो आप बोलेंगे कैबू लामजाओ नाम का नेशनल पार्क जो पानी में तैरता है बेटा, वो मणिपुर राज्य की लोकटक झील के अंदर स्थित है। कौन सी झील के अंदर स्थित है? लोकटक झील के अंदर वो स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखोगे सारे के सारे बच्चे? बस इतने से आप लोगों को मेरे दोस्त याद रखना है, ठीक है। बिहार के अंदर भी बताऊं? बेटा ऐसे तो तुम पूछते ही रहोगे। बिहार वाली झील कभी पेपर में पूछी तो जाती नहीं है, फिर भी यदि तुम पूछना चाहो तो एक तो याद रखना है कंवर झील। बिहार के अंदर बस एक झील याद रख लेना, बिहार के अंदर कौन सी झील? कंवर झील। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो झीलें हैं ना वो अपनी क्या हो चुकी हैं? कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, गुजरात की सारी झीलें हम पढ़ तो चुके हैं। 6 झीलें मैंने गुजरात में आपको पढ़ाई। तो बेटा झील अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक बार मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि अपना एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अब मेरे दोस्त इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं आएंगे। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर एक टॉपिक आपका कंप्लीट खत्म होगा ही होगा। ठीक है, कंप्लीट होगा ही होगा। बच्चों हेडिंग डालिएगा एग्रीकल्चर इन इंडिया। बेटा भारत में कृषि, खेती बाड़ी तो आप लोग सारे के सारे जानते होंगे ना, सारे के सारे किसान परिवार से ही आप लोग आते हो। मैं आपसे पूछूं कि क्या होती है कृषि, तो आप बोलेंगे खेती बाड़ी करना जो है ना वो कृषि कहलाता है। तो मैं आपसे पूछूं फिर क्या होती है खेती बाड़ी करना, तो आप लोगों को बोलना है कि जब हम जमीन को खोदते हैं और जमीन को खोद के जब हम उसके अंदर बीज डाल के कोई भी फसल, कोई भी फल, कोई भी फूल, कोई भी सब्जी, कोई भी मसाला उगाते हैं, तो बच्चों ये आपका मेथड जो होता है ना वो क्या कहलाता है? खेती बाड़ी करना कहलाता है। तो जब हम जमीन को खोदेंगे तो जमीन को खोदना, खेती बाड़ी करना, और खेती बाड़ी करने का जो ढंग है बच्चों उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। कोई भी शब्द जिसके पीछे कल्चर जुड़ा हुआ है, कल्चर का मतलब होता है तौर तरीका, ढंग। ठीक है, तो मेरे दोस्त खेती बाड़ी करने का ढंग आपका क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर जो है ना ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको बोलना है एग्रीकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा का शब्द है बेटा, और इसका अर्थ होता है जुताई करना। जुताई करने का मतलब है भूमि को खोदना। बिना भूमि को खोदे हम बच्चों खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमि को खोदना ही क्या कहलाता है? जुताई करना कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि अपने भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है? कृषि है। अब कृषि क्यों है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार? क्योंकि आप सभी को पता होगा ना कि सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं भारत के अंदर वो कौन से धंधे के साथ जुड़े हुए हैं? खेती बाड़ी के धंधे के साथ। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार होगा बेटा वो कृषि होगा, एग्रीकल्चर होगा। भारत में सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? खेती बाड़ी के साथ। ठीक है, खेती बाड़ी के साथ। तो खेती बाड़ी के साथ जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि भारत के सबसे ज्यादा लोग जो है वो खेतों में जाके जमीन को खोदते रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बच्चों खेती बाड़ी से जुड़े हुए और भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। जैसे मैं बात करूं खाद बीज है, ठीक है, फर्टिलाइजर है, तो ये सारा का सारा कौन सा सेक्टर माना जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लोग जिस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं वो धंधा आपका खेती बाड़ी का धंधा है, कृषि का धंधा है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है,
सर फुबडीस क्या होता है बेटा? ये तो गली सड़ी वनस्पतियों को बोलते हैं, ठीक है। गली सड़ी जो वनस्पति होती है ना, उन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गली सड़ी जो आपकी वनस्पति होती हैं, ठीक है ना। हाँ, उनको हम फुमडीज बोल देते हैं, गली सड़ी वनस्पतियों को, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को कैबुल लामजो नाम का नेशनल पार्क बताया पानी में तैरता हुआ, तो वहां पर ये गली सड़ी वनस्पति ही पानी के अंदर तैरती रहती है, ठीक है हिमानी। पलाया क्या होता है? पलाया जो होता है ना, वो राजस्थान के अंदर जो छोटी छोटी झीलें हैं, ठीक है, थार के मरुस्थल में, बालू रेत के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं जिनको हम झील बोलते हैं, उन छोटी छोटी राजस्थान की झीलों के ग्रुप को, ठीक है, हम बोलते हैं पलाया। क्या बोलते हैं? पलाया बोलते हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो भारत के अंदर जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि के प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। और ये जो कृषि के प्रकार हम पढ़ेंगे ना, ये ऋतुओं के आधार पे पढ़ेंगे। ऋतु का मतलब सीजन है। जैसे फिलहाल कौन सा सीजन शुरू हो चुका है बेटा? ठीक है, अब सर्दी आपकी आएगी, विंटर सीजन आपका आएगा, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पे अपने भारत के अंदर जो किसान खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं, वो कितने टाइप की फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पे हम यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे बेटा। 3 टाइप हैं भारत के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं किसानों के द्वारा। उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है रबी क्रॉप। रबी फसलें, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि ये रबी फसलें कौन सी होती हैं बेटा। इस समय जो फसलें बोई जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? रबी फसलें। कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर का। कौन सा महीना खत्म हुआ है? अक्टूबर का। तो लोगों ने इन फसलों को बोना स्टार्ट कर दिया है अक्टूबर में, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, टाइम टू सो मतलब मेरे दोस्त बोने का समय। एक तो आपको यहाँ पर बोने का समय याद रखना है, एक आपको इन फसलों को काटने का समय याद रखना है, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रबी की फसलों के बोने का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, तो बेटा आपको बोलना है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर और नवंबर, ठीक है ना। तो अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर जिन फसलों को बोया जाए बच्चों, उन फसलों को हम क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स बोलेंगे। कौन सी क्रॉप्स बोलेंगे? रबी क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जब रबी की फसलें हम बो रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब टेम्परेचर क्या होना शुरू हो चुका है? कम होना शुरू हो चुका है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी फसलें होती हैं जिनको बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बोते समय कम तापमान, इन फसलों को बोते समय कम तापमान की क्या है? आवश्यकता होती है, ठीक है। जो रबी की फसल बच्चों हम पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना है कि इनको हम अन्य किस नाम से पुकारते हैं। तो रबी की फसलों का जो दूसरा नाम है बच्चों वो है आषाढ़ी फसल। आषाढ़ी फसल, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको हम कौन सी फसल बोलते हैं? आषाढ़ी फसल बोलते हैं। और रबी की फसलों को बच्चों जो लाभ पहुंचता है, वो जो सर्दियों में बारिश होगी उससे लाभ पहुंचेगा, ठीक है। तो सर्दियों में होने वाली बारिश से रबी की फसलों को क्या होगा? फायदा होगा। तो इनका दूसरा नाम क्या है? आषाढ़ी फसल के नाम से इन्हें जाना जाता है। बेटा जब ये रबी की फसल पक के तैयार हो जाती है, रबी की फसल
जब पक के तैयार हो जाती है तो सीधी सी बात है, किसान के चेहरे पे क्या आएगी? मुस्कान आएगी। किसान क्या होगा? खुश होगा। तो रबी की फसल बेटा पकने की खुशी में, रबी की फसल जब पक के तैयार हो जाएगी, पकने की खुशी में जो त्योहार मनाया जाता है, तो रबी की फसल पकने की खुशी में मनाया जाने वाला जो त्योहार होगा, फेस्टिवल होगा, बेटा वो कौन सा होगा? तो आपको बोलना है वो होली होगा। होली और फाग। तो बेटा होली और फाग खेलने के बाद किसान उसके बाद अपने खेतों में जाके इन फसलों को फिर काटना शुरू कर देगा। तो पकने की खुशी में किसान जिस त्योहार को मनाते हैं वो फाल्गुन महीने के अंदर बच्चों होली और फाग का त्योहार होता है। लेकिन ये तो पकने की खुशी में है, फिर किसान इन फसलों को काट के, काटने की खुशी में भी बच्चों फिर वो उत्सव मनाएगा। क्योंकि जब नया अनाज घर में आएगा, पुराना अनाज हम खा चुके होंगे, नई गेहूं बच्चों अपने घर में आएगी, तो सीधी सी बात है हम उत्सव मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। और वो उत्सव आपका होगा बैसाखी उत्सव। बेटा कौन सा उत्सव होगा वो? सर वो होगा बैसाखी उत्सव। कौन सा उत्सव होगा? बैसाखी उत्सव होगा। ठीक है ना? याद रखोगे आप? बेटा ये हमने फसलें जब काटी हैं तो कौन सा महीना आया है? आपसे पूछा जाएगा टाइम टू हार्वेस्ट या टाइम टू हार्वेस्टिंग। ये फसल काटने का समय कौन सा होगा? जो रबी की फसल हमने बोई है बेटा, इनका जो समय होगा काटने का। अब बैसाखी में आपसे पूछूं कि हर साल हम कौन से महीने में मनाते हैं, तो सारे के सारे बच्चों को पता होगा 13 अप्रैल का जो दिन होता है, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, तो वो बैसाखी का ही तो दिन था, 13 अप्रैल का दिन, 13 अप्रैल 1919। ठीक है? तो फसल काटने का जो समय होगा ना वो मार्च अप्रैल होगा। क्या होगा? मार्च अप्रैल होगा। बेटा हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? जो शहर वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा कम पता होगा क्योंकि खेत वगैरह में जाके तुम देखते नहीं हो। और गांव वाले जो बच्चे हैं ना वो सारे के सारे इस टॉपिक को उधेड़ देंगे क्योंकि उन्होंने खेतों में जाके सारी की सारी फसलों को देख रखा है, देख रखा है। ठीक है? तो बेटा हम बात करेंगे तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे यहाँ। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, गेहूं, गेहूं, गेहूं के साथ जौ। गेहूं को हम वीट बोलते हैं, जौ को बारले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारले। ठीक है? गेहूं, जौ, चना, ग्रैम, मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, बेटा आलू, पोटैटो, राई, एटसेट्रा, ईटीसी। ठीक है? हाँ। तो तुम सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना कि ये ईटीसी जो है ना ये कोई फसल नहीं है। ठीक है? कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये ईटीसी नाम की फसल कहाँ होती है। तो बेटा ईटीसी का मतलब एटसेट्रा, और भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन अपने भारत में जो किसान ज्यादातर राज्यों के अंदर बच्चों उगाते हैं वो कौन सी फसलें होंगी? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। ठीक है? ये सारी की सारी आपकी फसलें क्या होंगी? रबी की फसलें होंगी। समझ में आई बात? तो ये हमारा पहला जो फसल का टाइप है रबी फसल, ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा जो टाइप है बेटा वो याद रखना है आपको। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन सी फसलें होती हैं जिनको काटते समय बच्चों उच्च तापमान और वातावरण शुष्क की आवश्यकता होती है। तो बच्चों मार्च अप्रैल के अंदर जो है ना टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और वातावरण भी हमारा शुष्क रहता है। ठीक है? तो ऐसी फसलें जिनको काटते समय उच्च तापमान और बच्चों शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है वो आपकी फसलें रबी की फसलें होंगी। कौन सी फसलें होंगी? रबी की फसलें होंगी। ठीक है ना?
हम बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट खरीफ क्रॉप। खरीफ फसलें। अब खरीफ फसलों में भी आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं बस। एक तो बेटा आपको याद रखना है टाइम टू सो, यानी कि बोने का समय। बताओगे मेरे को बोने का समय कौन सा होता है? बेटा खरीफ की फसलें बोने का जो समय होता है ना, वो होता है आपका जून जुलाई। ठीक है। और बेटा काटने का जो समय होता है, टाइम टू हार्वेस्टिंग, काटने का जो समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ये काटने का समय होता है। तो जून जुलाई बोने का समय होता है बेटा, और काटने का जो समय होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है। अब जून जुलाई के अंदर गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जून के अंदर मानसून भी आता है, और मानसून आएगा तो बच्चों ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ेगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कौन सी फसलें होती है जिनको बोते समय उच्च तापमान और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की आवश्यकता होती है? आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी है, ठीक है, मॉइस्चर है। और वातावरण में मॉइस्चर कब होगा? जब बारिश आएगी। और बारिश मेरे दोस्त कब आती है? जून के अंदर आपका मानसून शुरू हो जाता है, ठीक है। जून से शुरू होकर ये सितंबर तक चलता है। तो मेरे दोस्त ऐसी फसलें जिनको बोते समय हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, वो आपकी सारी की सारी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। कौन सी फसलें होती है बेटा? खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है ना? याद रखोगे बिल्कुल। ये जो खरीफ की फसलें हम पढ़ रहे हैं, इनका बच्चों अन्य नाम क्या है? सावनी फसलें। इनको हम सावनी फसलें भी बोलते हैं। सावनी फसलें, ठीक है ना? हाँ, इंग्लिश में भी सावनी बोल देंगे इसको। सावनी क्रॉप्स, सावनी फसलें इनको कहा जाता है, खरीफ की फसलों को। बेटा हम बात करें तो खरीफ की जो फसलें होती हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, उदाहरण कौन कौन से होंगे? फटाफट बताओ मेरे को। खरीफ क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल हैं। तो याद रखना है आपको खरीफ फसलों के उदाहरण। बेटा सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ पर कॉटन, मतलब कपास। कॉटन मतलब कपास, ठीक है। बेटा उसके बाद राइस, यानी कि चावल। चावल, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं? दान। दान को क्या बोलेंगे? पैडी। दान। बेटा खेती जो होती है ना, वो चावल की नहीं होती, खेती तो दान की होती है। दान से जब छिलका उतरता है तो उसी को हम चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं, ठीक है। तो राइस के बाद बच्चों शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है। गन्ने के बाद ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का मतलब बेटा मूंगफली। बिल्कुल, बाजरा। बच्चों मक्का, ठीक है, मक्का। इसके अलावा जूट। जूट, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, जूट, एटसेट्रा, इत्यादि। और भी बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ यही हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, खरीफ की फसलें। तोरी, कद्दू, बेटा ये नहीं आएंगे, ठीक है ना? हाँ, ये तो शॉर्ट टाइम पीरियड की फसलें हैं ना, तो उनको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे रबी खरीफ में। हाँ, तिलहन, तिल बोल सकते हो, बिल्कुल। तिलहन।
हाँ बेटा, तिलहन फसलें, ठीक है ना, तिलहन, ये बोल सकते हो। ठीक है, शक्करकंद बोल सकते हो, शक्करकंद, शक्करकंद, स्वीट पोटैटो, इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं इंग्लिश में, शक्करकंद। ठीक है बेटा, खरीफ के बाद जो तीसरा टाइप आएगा, जो अपने भारत में किसान उगाते हैं, उनको हम बोलेंगे जायद फसलें। कौन सी क्रॉप हो जाएंगी वो? जायद क्रॉप हो जाएंगी, जायद फसलें। तो सर जी, ये जायद फसलें कौन सी होंगी? बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रबी की फसल को हमने कब काटा है, रबी की फसल को हमने अप्रैल में काटा है। और बेटा खरीफ की फसलों को कब बोया है? जून में। तो रबी की फसल की कटाई और खरीफ की फसल की बुआई के बीच का जो समय होता है बच्चों, उस दौरान बोए जाने वाली फसलों को हम क्या बोल देंगे? जायद फसलें। तो जायद फसलों में आपको याद रखना है कि ये कब बोई जाती है। बच्चों पहली बात तो ये क्या है, थोड़े से समय में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, ठीक है ना, कम अवधि वाली फसलें होती हैं ये, कम अवधि वाली, शॉर्ट टाइम पीरियड मेरे दोस्त क्रॉप्स होंगी, कम अवधि वाली ये क्या होंगी? फसलें होंगी। और दूसरा पॉइंट याद रख लेना है कि जब हमने रबी की फसलों को काटा, रबी की फसल की कटाई, जब हमने रबी की फसलों को काटा और खरीफ की फसलों को हमने बोया, खरीफ की फसलों की बुआई के बीच, के बीच जो हमें समय मिला है ना, थोड़ा सा 1.5-2 महीने का, बच्चों उस 1.5-2 महीने में उगाए जाने वाली फसलें आपकी क्या कहलाएंगी? जायद फसलें कहलाएंगी। तो यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल को लेकर पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी आपकी फसलें होती हैं, इनके हमें उदाहरण दो। तो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन सी फसलें होंगी। तो आप लोगों ने गर्मियों में खूब खाया है तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज बेटा, तरबूज, ठीक है ना। तो तरबूज कैसी फसल है? एक जायद फसल है। तरबूज के साथ बेटा तरबूज का जो भाई होता है खरबूजा, खरबूजा जिसको हम खरबूज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो तरबूज का भाई क्या होता है बेटा? खरबूजा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी खाई होगी तुम लोगों ने। ककड़ी के साथ साथ याद रखना है खीरा, बच्चों एक याद रखना है टमाटर, ठीक है ना, टमाटर। तो मैं ये भी पता होना चाहिए बेटा कि टमाटर जो है ना, टमाटर ये आपका क्या है? फल है, सब्जी नहीं है, ठीक है ना। आप सब्जी वाले से खरीदते हो, टमाटर क्या है बेटा? फल है, सब्जी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन आप इसको खरीदोगे सब्जी वाले से ही, लेकिन टमाटर के जो गुण है बच्चों वो फलों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो टमाटर क्या बताया मैंने आपको? फल बताया है, टमाटर फल है बेटा, ठीक है, टमाटर सब्जी नहीं है। लेकिन जब भी आप रिश्तेदारी में लेके जाओ तो बच्चों आपको केले से भी लेके जाने हैं। कहीं तुम बोलो कि सर ने बताया था फल है, तो रिश्तेदारी में फल लेके जाते हैं, तो 2 किलो टमाटर बांध के ले जाओ रिश्तेदारी में। तो बेटा रिश्तेदार ना तो लड़की भेजेंगे साथ में, और वो टमाटर भी वापस सिर में मारेंगे तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि उनको नहीं पता कि टमाटर जो है ना वो फल है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा इसको सब्जी में ही काउंट किया है। किस में काउंट किया है? सब्जी में। याद रखोगे? बताओ फटाफट, यहां तक चीजें समझ में आई? सारे के सारे बच्चे बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दालें किस में आती हैं बच्चों? बहुत सारी दालें खरीफ की फसलों में आती है, जैसे सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन मेरे दोस्त दाल है, सोयाबीन। मूंग, मूंग भी दाल है। उड़द, उड़द भी दाल है, ठीक है। बच्चों एक लोबिया भी याद रख लेना, लोबिया। ये सारी की सारी खरीफ की फसलें, बहुत सारी होती हैं फसलें, अब सारी की सारी थोड़ी पढ़ेंगे, जो अपने आसपास प्रचलन होगा उन्हीं को पढ़ेंगे भाई।
हाँ, गवार भी आ जाएगा, गवार भी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अरहर, अरहर की दाल भी इसी में आएगी बेटा, खरीफ के अंदर। तो अरहर की जो दाल है वो भी किस में आएगी आपकी, खरीफ की फसलों के अंदर ही वो आपकी शामिल होंगी। ठीक है ना, अरहर की जो दाल है वो भी आपकी इसी में शामिल होगी। हाँ, रागी भी इसी में शामिल होगी, अरहर। ये लो, अरहर नाम की दाल भी याद रख लेना, रागी, रागी भी याद रख लेना। ये भी आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर परसों हम स्टार्ट कर देंगे अपने भारत की मिट्टियां पढ़ना। एक दिन में आपकी मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम जलवायु पढ़ लेंगे, एक दिन में आपका जलवायु का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दिन में आपके उद्योग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में मेरे दोस्त जनगणना, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बच्चों एक दो चैप्टर लेंथ ही है, उसके बाद सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो एक एक दिन के चैप्टर होंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे ना। हम ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना जरूर पढ़ेंगे कि 4-5 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, वो आपके हर हाल में कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।